आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं द ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेशन, यानी हमारे संविधान की। ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि इतनी भारी आबादी और गजब की विविधताओं वाला हमारा देश आखिर किन नियमों और मशीनरियों के सहारे काम करता है। चलिए इस मास्टरपीस को थोड़ा और गहराई से डीकोड करते हैं। इस चर्चा को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस बेसिक सवाल से कि संविधान आखिर है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। इसके बाद हम संविधान सभा, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया, इसमें शामिल किए गए दुनिया भर के अलग अलग प्रावधानों और अंत में इसकी कुछ सबसे खास विशेषताओं पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। भारी भरकम किताबी परिभाषाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं तो ये अल्टीमेट रूल बुक आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो संविधान मूल रूप से एक दस्तावेज है। अब ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। इसमें वे सभी जरूरी नियम, कानून और सिद्धांत दर्ज होते हैं जो ये तय करते हैं कि किसी देश का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। मतलब सरकार के पास क्या ताकतें होंगी, नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे और प्रशासन का पूरा ढांचा कैसा दिखेगा, ये सब कुछ इसी दस्तावेज में तय किया जाता है। दुनिया भर में संविधान मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा अलिखित। भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और ब्राजील जैसे देशों में बाकायदा एक प्रॉपर लिखित संविधान है, एक पूरी किताब है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों में अलिखित संविधान काम करता है। वहाँ चीजें मुख्य रूप से पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर चलती हैं। है ना कमाल की बात? अब एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? इस रूल बुक के बिना हमारा काम क्यों नहीं चल सकता? देखिए, भारत जैसे विशाल देश में जहां अनगिनत धर्म, जातियां और भाषाएं मौजूद हैं, वहां संविधान एक गोंद की तरह काम करता है। ये अलग अलग समुदायों के बीच एक तालमेल और भरोसा बनाता है। इसके अलावा ये बिल्कुल साफ करता है कि समाज में फैसले लेने की पावर किसके हाथ में होगी। और सबसे ज़रूरी बात, यह सरकार की ताकतों पर भी एक लिमिट लगाता है ताकि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। सच कहें तो इसके बिना एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन महान लोगों की जिन्हें हम गणतंत्र के निर्माता कह सकते हैं, यानी हमारी संविधान सभा। ब्रिटिश शासन के खत्म होने के बाद इस विशाल देश की नींव रखने का जिम्मा इन्हीं लोगों पर था। 1945 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस सभा का गठन हुआ था और इसका गणित बड़ा ही सीधा और दिलचस्प था। सीटें जनसंख्या के हिसाब से बांटी गई थीं। मतलब हर 10 लाख की आबादी पर लगभग एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में जगह दी गई थी। अगर हम शुरुआती आंकड़ों को देखें तो कुल 389 सीटें तय की गई थीं। इनमें से 292 सीटें उन प्रांतों से आनी थी जहां सीधे अंग्रेजों का राज था। 93 सीटें रियासतों के लिए रखी गई जहां राजा महाराजाओं का शासन था, और बाकी बची 4 सीटें दिल्ली और कुर्ग जैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए रिजर्व की गई थीं। लेकिन फिर इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जून 1947 के माउंटबैटन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया। जाहिर है, जो सदस्य पाकिस्तान वाले हिस्से से आते थे वो अब इस सभा का हिस्सा नहीं रहे, और इसी वजह से संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर महज 299 रह गई। अब आते हैं इस रूल बुक के बनने की पूरी प्रक्रिया पर। आइए देखते हैं कि इस दौरान क्या क्या हुआ और इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी आम गलतफहमियां क्या हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐतिहासिक नामों और उनके रोल्स को लेकर काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे साफ कर लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम तो हम सब बखूबी जानते हैं। वो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। इस पूरे ऐतिहासिक सफर की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 को, जब सभा की पहली बैठक हुई। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हुआ और इसे अपना लिया गया। और अंत में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया।
क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगा होगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल का लंबा समय और कुल 166 बैठकें। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने में कितनी गहरी चर्चा और दिन रात की कड़ी मेहनत लगी होगी। अगर हम 1950 के ओरिजिनल दस्तावेज को देखें तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। आज की वास्तविकता ये है कि जरूरत के हिसाब से किए गए संशोधनों के बाद अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक ट्रिविया है। बंटवारे के बाद बचे 299 सदस्यों में से 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन अंतिम हस्ताक्षर होने थे, उस दिन फिजिकली सिर्फ 284 सदस्य ही वहां मौजूद थे। तो असल में इन्हीं 284 लोगों ने उस ऐतिहासिक फाइनल दस्तावेज पर अपने साइन किए थे। चलिए, अब एक बहुत ही मजेदार पहलू पर बात करते हैं। भारतीय संविधान को अक्सर उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है। ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारे संविधान का लगभग 75% हिस्सा सीधे सीधे अंग्रेजों के भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, क्योंकि प्रशासन का वो पुराना ढांचा पहले से ही काम कर रहा था और देश को उसकी आदत थी, इसलिए उसके एक बहुत बड़े हिस्से को वैसे का वैसा ही अपना लिया गया। और जो बाकी का हिस्सा बचा, उसे दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों से चुन चुनकर निकाला गया। जैसे संसदीय प्रणाली और कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आजाद न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट आया, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत फ्रांस से प्रेरित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, संविधान में संशोधन कैसे होगा ये साउथ अफ्रीका से सीखा गया, और कनाडा के मॉडल पर हमारा अर्धसंघात्मक ढांचा तैयार हुआ। मतलब देखा जाए तो दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक परफेक्ट मिक्स तैयार किया गया। तो इस पूरी मेहनत, रिसर्च और दुनिया भर के मॉडल्स को स्टडी करने के बाद जो फाइनल मास्टरपीस तैयार हुआ, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इस मास्टरपीस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका बैलेंस भी एकदम कमाल का है। ना तो ये बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही पूरी तरह से लचीला। इसके अलावा देश के किसी भी कोने में रहने वाले नागरिक को ये एकल नागरिकता देता है। ये बिना किसी भेदभाव के 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। और सबसे खास बात, ये भारत को एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ कागजों का बंडल नहीं है, बल्कि एक बेहद सफल लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये स्वतंत्र न्याय की गारंटी देता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार की शक्तियों पर एक मजबूत ब्रेक लगाता है, ताकि सत्ता हमेशा और हमेशा जनता की भलाई के लिए ही काम करे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक गहरा सवाल जहन में आता है। जिस रूल बुक को बनने में करीब 3 साल लगे और जिसने 70 सालों से भी ज्यादा समय तक इतनी विशाल और विविधताओं वाली आबादी को सही रास्ता दिखाया है, क्या देश के नागरिक वाकई अपने उन मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से समझते हैं जिनके सहारे हम हर दिन अपना जीवन जीते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।